हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स और जो है हमारा डीपीएस भी थे और उसमें मौलिक अधिकार थे। तो ये सारे हम मौलिक कर्तव्य, तो इन सबको हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये राष्ट्रपति का टॉपिक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्टेट के बारे में इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये घटना चक्र का है पूरा जो पूर्वावलोकन होता है यूपीपीसीएस के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और जो पीछे वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के होम पेज पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो ये देखो, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होता है, निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक है, अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कथन कारण के बारे में बताना है। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, नेक्स्ट कारण है इसमें भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद से मिलता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ए सही है, आर गलत है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, तो ये हम दोनों भिन्न है। और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, अतः दोनों भिन्न है, इसलिए ये सही है, ये सही और आर हमारा गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि दो कथन दिए गए हुए हैं, कथन कारण उसको बताना है। तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, तो ये गलत है, उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो गया, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए ए ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। और संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अभ्यारोपित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये हमारा अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 53(1) के तहत जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित हैं, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो ये ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री में नहीं। ये प्रमुख जरूर प्रधानमंत्री में वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन कारण, इसमें दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण करता है या नहीं। तो फर्स्ट है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसमें जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए आर, और ए की व्याख्या भी करता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो पहला तो सही हो गया। और साथ ही भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इसीलिए ये व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कथन कारण है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें जो है सही हो जाते हैं, और लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। स्टेटमेंट तो हमारे दोनों सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ही था, क्योंकि जो है स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है।
देखो प्रसंगत कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन इसका जो है बी होगा ऑप्शन, और ये स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसके बारे में बताना है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में जो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो विधायी नियंत्रण से ये स्वतंत्र नहीं हो सकती, ठीक है, विधायी नियंत्रण के अधीन ही होती ये शक्तियां, तो ये हमारा गलत होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं हम इसका आंसर। हाँ सही है, देखो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें, और ए सही है, आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की कही गई है, मतलब विधि द्वारा विनियमित है। साथ ही प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण के अधीन है, उसे स्वतंत्र नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, उक्ति के बारे में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो ये सही है स्टेटमेंट। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। तो हमारा सी वाला इसमें सही है, दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कर रहा है ये, क्योंकि देखो संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के तहत जो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर निर्वाचक मंडल बनता है, और यह संशोधन जो 17वें संविधान संशोधन 1992 में और 1/6/1995 से प्रभावी हुआ था, जो दिल्ली और पुडुचेरी का इसमें जोड़ा गया था। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, ये स्पष्ट तौर से कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो कौन कौन से ये सदस्य हैं ये हमको बताना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें जो है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य तो शामिल रहेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो राज्य विधानसभा के दोनों मंडलों की बात की गई तो नहीं, ये केवल विधानसभा में जो होती है विधानसभा, ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं इसमें, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये 1, 3, 4, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली और पुडुचेरी हैं, अभी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि के पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव करना अवश्य हो जाना चाहिए, सही है स्टेटमेंट।
और राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि स्थगित नहीं किया जाएगा अगर अपूर्ण है निर्वाचन मंडल। जब चुनाव अगर मुकर्रर हो गया है तो वो होगा ही, यही गलत है और सही नहीं पूछा गया था, तो डी ऑप्शन सही है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन पदावधि और समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वह अपने पद की अवधि समाप्ति हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में जो AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1982 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने दिया था कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है न अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने लोगों का। तो इसमें जो है 10 निर्वाचक, तो 10 तो नहीं होते हैं, 20 निर्वाचक, 20 भी नहीं, 15 भी नहीं, 5 भी नहीं, इसमें जो है उसमें रहता है, इसमें 50 कम से कम 50 अनुसमर्थक और प्रस्तावक और अनुसमर्थक की आवश्यकता होती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया गया नहीं, इसीलिए स्टार मार्क किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीयता उपराष्ट्रीयता निर्वाचन अधिनियम 1997 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचक, इसमें जो निर्वाचित सांसदों या विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है और कम से कम 50 निर्वाचकों को, निर्वाचन या सांसद विधायक जो भी हो, उसका अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। यह 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन ये चेंज हो गई है। ठीक है, 1997 से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ये नहीं, भारत का जन्मा नागरिक नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 35 वर्ष की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो ये गलत, संसद नहीं, ये लोकसभा की योग्यता चाहिए होती है उसमें। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इन 3 ग्राउंड के आधार पर आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पद है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ना कि भारत का जन्मा नागरिक। ठीक है, इस प्रकार उसे संसद यानी राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो उसे 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, सही है। पढ़ा लिखा, ये ऑप्शन उसमें नहीं है, तो बी वाला हमारा सही है। संसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक हो। तो संविधान के 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो ये भी नहीं है। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तो ये सही है। अगर आप निर्वाचित हो गए हैं राष्ट्रपति के पद पर तो उसे अपना तुरंत जो है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, दोनों लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ये हमारा सही होगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, अतः संवैधानिक दृष्टि से यद्यपि कोई विकल्पगत सही नहीं है तथापि दिए गए विकल्पों में निकटता सी है। हाँ, सी को माना जा सकता है कि मतलब उस तरीके से अगर दिया होता तो मतलब उसमें मेल खाता है वो। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा अनुच्छेद 61 में है, बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 में परंतु के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण यानी उल्लेख है उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है, ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा। अनुच्छेद 61(3) के तहत दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग आरोपित किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? तो ये 14 दिन पूर्व रहती है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। संसद का कोई सदन इस प्रकार आरोप लगाए संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन पूर्व ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस 14 दिन की अग्रिम सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो ये जो है 6 माह के अंदर भरना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है। संविधान का अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि और समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए। और अनुच्छेद जो है हमारा 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाया जाने या अन्य कारण से हुई है तो उसके पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाया जाने पर हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा 6 माह के अंदर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो उसमें जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। डी ऑप्शन सही है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन लगा दी है, देख रहे हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछे जा सकते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 दिया गया जिसमें यह प्रोविजन है। नेक्स्ट है,
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ये ऑप्शन सही है, आर्टिकल 108। ठीक है, जैसे किसी विधेयक पर दोनों पक्षों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। वह भारत का एक संगठक भाग है, तो ये सही है स्टेटमेंट हमारा। ठीक है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो हाँ ये हमारा जो है दोनों सदनों की चर्चा में वो भाग नहीं लेता है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ये सही हो गया, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, क्योंकि और हैं ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों के अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के 79 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 87 एक के तहत वह लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ, प्रत्येक मतलब आम चुनाव का जो के बाद जो प्रथम सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, विशेष अभिभाषण होता है उसमें। ठीक है, वह अनुच्छेद 123 के तहत दोनों सदनों यानी सत्र में न होने पर विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है। साथ ही अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन कारण है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो सही है हमारा स्टेटमेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकते, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है और ये स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए आर सही है, आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 111 के तहत सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। ठीक है, इसीलिए सही है ये। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा देगा। तो 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के पास इसमें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो इसमें जो था अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है का वर्णन करता है। ठीक है, शक्तियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है कि हमारा भारत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो 123 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसमें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं, योजना आयोग तो इस समय है नहीं। ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 1 और 3 हमारा सही है इसमें। अनुच्छेद 280 1 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 का और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के तहत राज्य क्षेत्र यानी क्रमशः दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। योजना आयोग और उसके स्थान पर गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो तीन ऑप्शन सही है, तो डी वाला हमारा सही हो गया इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है। ए ऑप्शन है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन दल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो वो निर्वाचित होता है, ना कि नियुक्त होता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। तो ये 160 के अंतर्गत, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हमारा 143 यानी 143 अनुच्छेद 143 है भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि तथा या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। ये 143 और भी कुछ याद आ रहा होगा ना लोगों को? ठीक है, अच्छा है, वो भी सही है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए नहीं, वो उसकी शक्ति होती है। अगर वो चाहे राष्ट्रपति तो स्वीकार कर सकता है, ना मना भी कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। तो ये गलत है, तो ये हमारा सही हो गया। आपातकालीन शक्तियाँ उसके पास है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो ये सही है। तीनों स्टेटमेंट सही, पहले गलत हो गया। अनुच्छेद 143 यानी 143, इसको आई लव यू भी कहा जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं 143 स्टेटमेंट की राष्ट्रपति की परामर्श मांगने की शक्ति के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति है, परंतु वह परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है उसको। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की एक शक्ति है, तो ये कौन सी है? तो ये कार्यपालिका शक्ति है, तो सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। राष्ट्रपति के अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद जो 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति व कार्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तथा वास्तव में वो न्यायिक प्रकृति के होते हुए भी कार्यपालिकी दया यानी एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी होने के कारण न्यायिक शक्ति से पृथक कार्यपालिका शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने मारू राम बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट कहा था कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की एक शक्ति कार्यपालिकी शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो वास्तविक या लोकप्रिय? नहीं, तो ये वास्तविक लोकप्रिय नहीं है। औपचारिक और विधायी है, ये सही है हमारा। और संवैधानिक और नाम मात्र का है। राजनीतिक और नाम मात्र का तो नहीं, संवैधानिक और नाम मात्र का। 2 और 4 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो ये हो गया 2 और 4, डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राधिकार औपचारिक, विधिक और संवैधानिक व नाम मात्र के हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इसमें साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये अधिकार है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना तो नहीं, वित्तीय बिल को नहीं लौटाया जा सकता है, तो बी ऑप्शन यही गलत हो गया। और लोकसभा को भंग करना ये भी किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तो ये और सारे सही हैं स्टेटमेंट हमारे। संविधान के अनुच्छेद 110 खंड का के उपखंड 1 के उपखंड का के उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, अनुच्छेद 111 के तहत साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार को
नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक या मनी बिल वित्त विधेयक, इन्हें वापस नहीं लौटाया जा सकता। अन्य तीनों विकल्प यानी कि राष्ट्रपति की संवैधानिक विशेषाधिकार, वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं या पूरा स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए उनको पुनर्विचार के लिए नहीं वापस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। डी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ये हमको सही क्रम बताना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, फिर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे और फिर बीबी गिरी बने। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो ये 50 से 62 तक रहे। और ये राधाकृष्णन दूसरे थे, तो ये 1962 से 1967 तक रहे। और जाकिर हुसैन तीसरे थे, जो 1967 से 69 तक रहे। और बीबी गिरी जो चौथे थे, 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे। सी राजगोपाला कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे, वे स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बीबी गिरी थे, इनका समय था 1969 से 1974 तक। ठीक है, और इनका कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार हो चुके हैं और राधाकृष्णन जाकिर हुसैन छठा है, तो इनका छठा कार्यकाल माना जा सकता है। चौथे व्यक्ति वाइज और कार्यकाल वाइज छठे नंबर पे थे। नेक्स्ट है सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये एन संजीवा रेड्डी थे। एन संजीवा रेड्डी सर्वसहमति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति यानी निर्विरोध चुने जाने का अभी तक एक उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो था वो किस समय का था? तो इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा। ठीक है, एन संजीवा रेड्डी का कार्यकाल जो था 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। और जाकिर हुसैन का 1967 से 1969 तक रहा। बीबी गिरी का 1969 से 1974 तक रहा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन 2, 3, 4, 1 तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। फखरुद्दीन अली अहमद का था कार्यकाल 1974 से 77, एन संजीवा रेड्डी 1977 से 82 था, जाकिर हुसैन का 1967 से 69 और बीबी गिरी का 1969 से 74। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से सबसे आखिरी के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले और आखिरी के उसमें व्यवस्थित करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे नीलम संजीवा रेड्डी हो गए, उसके बाद वेंकट रमन है और वेंकट रमन के बाद के आर नारायण है, फिर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये 1, 4, 3, 2, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके के ऑर्डर में लगाने वाले। ठीक है, तो नीलम संजीवा रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 1982 तक रहे। वेंकट रमन जो थे ये 1987 से 1992 तक रहे हैं। के आर नारायण जो थे 1997 से 2002 तक रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये कार्यकाल था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति होने से पूर्व
भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा तो कौन नहीं रहा है, तो ये नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी राधाकृष्णन तो पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन भी थे और वेंकट रमन भी थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसमें नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है भारतीय राष्ट्रपतियों में नीलम संजीवा रेड्डी 2 अवधियों यानी 1967 से 1969 और 1977 से 1977, मतलब इतने दिन के गैप में दोनों दौरान लोकसभा के अध्यक्ष थे और 1977 से 82 के मध्य ये राष्ट्रपति हो गए। जब ये राष्ट्रपति हो गए 1977 से, तभी ये जो इतने कार्यकाल इनका रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में था। तो ये थे एस राधाकृष्णन। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वो प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध था। तो ये बीबी गिरी थे। तो ए ऑप्शन सही है। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी 1969 से 1974 ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे और वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जो था ये 12वां था क्रम जो राष्ट्रपति हुई थी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। उसमें 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी तथा कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जुलाई 2022 में संपन्न 16वें राष्ट्रपति चुनाव में विजय के पश्चात द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार बनी, जबकि कार्यकाल के अनुसार 14वीं है और दूसरी महिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो इसमें बताना है कि बिहार का राज्यपाल कौन रह चुका है। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद तो रहे नहीं हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज में है, इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 62 तक बिहार के राज्यपाल के तौर के रूप में काम किया है और 1962 से 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1967 से 1969 में उनकी मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति रहे थे इस कार्यकाल के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो एडविन लुटियंस के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन के द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को श्री राजगोपालाचारी द्वारा सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से राष्ट्रीय भवन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा मुझे वर्क भी है तो जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।